तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि इमरान खान ने तोशाखाना से कानून के मुताबिक घड़ी खरीदी। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि इमरान खान ने जो घड़ी तोशाखाना से हासिल की वो टैक्स रिटर्न और इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में डिक्लेयर्ड है। जिस शख्स को खरीदार बनाकर पेश किया गया उसे घड़ी फरोख्त नहीं की गई। इस शख्स का इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं। जिस शख्स को तोहफा मिले वो 50% अदा करके ज़ाती मलकियत में ले सकता है। इमरान खान ने रूल्स के मुताबिक तोहफा हासिल किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती पर 18 या 19 नवंबर के बाद मुशावरत होगी। मुस्लिम लीग नून का कोई फेवरेट नहीं, पाक फौज जो नाम भेजेगी उसी पर मुशावरत होगी। इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी में कोई डेडलॉक नहीं। वज़ीर दिफा ने इमरान खान के हालिया बयानात पर कानूनी कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। उन्होंने क्या गुफ्तगू की, आइए आपको भी दिखाते हैं कि जरदारी साहब और शहबाज शरीफ के दरमियान कोई नाम के ऊपर कोई डेडलॉक है। सर आप क्या कहते हैं? सर नाम का डिस्कशन ही शुरू नहीं हुआ, डेडलॉक क्या होगा, डिस्कशन ही कोई नहीं हुआ। सर कब तक डिस्कशन शुरू होने का इम्कान है? सर 18-19 के बाद ही। सर कौन से नाम मुस्लिम लीग नून के फेवरेट है आर्मी चीफ के हवाले से? सर अब जो भी फौज जो पे भेजेगी कुछ कोई फेवरेट अभी तक कोई नाम भेजा उन्होंने? सर कोई नाम नहीं। क्या कानूनी कार्रवाई इमरान खान के ऊपर करने जा रहे हैं? सर हम सोच रहे हैं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए कि मुल्क की सालमियत से, मुल्क के यकजहती से, मुल्क की प्रेस्टीज जो है उससे इस तरह खेलना और इंटरनेशनल जो उसके हैं हमारे रिलेशनशिप जो है वो जैसे भी हैं उनको ख़राब करना, प्रेस्टीज जो है हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी में ख़राब करना जो है मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा नुकसान है अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपनी ज़ाती जो की ख्वाहिशात हैं उनके लिए इस तरह करना। मेरा ख्याल है कि ये दिस इज अ क्राइम अगेंस्ट स्टेट। आपको रावलपिंडी लिए चले जहां कुछ देर पहले शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बेहतर फैसले निकलेंगे। इमरान खान 20-21 को इंशाअल्लाह रावलपिंडी आएंगे और कमेटी चौक में लाल हवेली और दूसरे लोग जहां भी जाना चाहें हम उनका इस्तकबाल करेंगे और मुल्क को जिस किस्म के हिजान में दाखिल कर दिया गया है ये अदारों का भी और अदलिया का भी फ़र्ज़ है कि इलेक्शन करवा के इलेक्शन की राह निकाल कर इसमें बेहतरी पैदा की जाए। लोग इंतहाई परेशान हैं, कोई कारोबार नहीं है शहर में, कोई गरीब आदमी के हालात नहीं हैं। सो ऐसे आलम में सारी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। एक तैनाती के मसले पर इतना हिजान हमने पैदा कर दिया है और वो इस बात का तकाजा कर रहा है कि हम पाकिस्तान के लिए सोचें। और मैं उम्मीद रखता हूँ ये कौम जो है अजीम कौम है, लेकिन बहरान बहुत संगीन होता जा रहा है और ये पाक फ़ौज हमारी फ़ौज है, ये कभी अपने अवाम से नहीं टकराएगी। ये अजीम फ़ौज है और अब सारी ज़िम्मेदारियाँ अदलिया पर, अदलिया के कंधों पर आ रही हैं क्योंकि पाकिस्तान को बचाना है और आगे लेके जाना। और अब बात करेंगे हकीकी आज़ादी मार्च की, जो बहाली के बाद 7वें रोज़ आज सरगोधा पहुँचेगा। तहकीक हकीकी आज़ादी मार्च काफ़िले को 6 मकामात पर इस्तकबालियत दिया जाएगा। कोट मोमन इंटरचेंज पर असद उमर की क़यादत में काफ़िला कुछ देर बाद पहुँचेगा। नईम कैसर हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जाने बढ़ते हैं। नहीं बताएगा, आज सरगोधा पहुँचेगा काफ़िला, आपसे कुछ देर बाद यहाँ पर कैसे इंतजाम हैं, कैसी तैयारियाँ, और कोट मोमन इंटरचेंज पर भी असद उमर ने पहुँचना है, तो यहाँ पर इंतजाम कैसे हैं? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च आज ये 7वां रोज़ है इसका, और असद उमर जो हैं ये आज सरगोधा में पहुंचेंगे। पिछले वो 6 दिन जो हैं उन्होंने लगाए हैं फैसलाबाद में, चन्योट में और उसके अलावा टोपा टेक्सिंग में और जंग में। आज यहाँ पर कोट मोमन चौक से कोट मोमन इंटरचेंज जो है यहाँ से इफ्तिताह किया जाएगा सरगोधा का। तो सरगोधा में यहाँ पर पहला इस्तकबाल किया जा रहा है असद उमर का। थोड़ी देर बाद असद उमर जो है वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे और यहाँ पर वो कारकुनों के साथ खिताब करेंगे। और इसके बाद दीगर 6 मकामात हैं जिनमें चौकी बागट, बाईपास चौक, कैंची चौक और उसके बाद आखिर पर ख़याम चौक जो है वहाँ पर असद उमर जो है वो कारकुनों के साथ खिताब करेंगे। जगह जगह पर इस्तकबालिया कैंप जो हैं वो लगाए गए हैं।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बड़ी तादाद में मौजूद हैं। पार्टी तराने बजाए जा रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। और जिस तरह अब जोशो खरोश जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनों का लॉन्ग मार्च के हवाले से बढ़ता जा रहा है और कारकुन जो है वो मुतहरिक होते जा रहे हैं कि किस वक्त इमरान खान जो है वो इस्लामाबाद के लिए कॉल दें और वो इस्लामाबाद के लिए निकले। तो असद उमर जो है वो 4 पॉइंट पर आज यहाँ पर सरगोदा में कारकुनों के साथ खिताब करेंगे और आखिर में ख़याम चौक में असद उमर भी खिताब करेंगे और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का खिताब जो है वो भी वीडियो लिंक के जरिए कारकुनों को 4 मकामात पर असद उमर जो हैं वो सरगोदा में खिताब करेंगे। नेमका सर, आपने हमें आगाह किया तफसीलात के बारे में, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े रबी, आपको बताएं कि पेशावर से सैलाब मुतासिरीन की इमदाद कैसे करें। सूबाई हुकूमत इस हवाले से परेशान है और सैलाब से मुतासरा अजला के लिए सूबाई हुकूमत को 125 अरब रुपये दरकार हैं। आपको बताएं कि सैलाब मुतासिरीन की इमदाद कैसे की जाए। सूबाई हुकूमत इस हवाले से परेशान है और सैलाब से मुतासरा अजला के लिए सूबाई हुकूमत को 125 अरब रुपये दरकार हैं। इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। विफाक से ताहाल हुकूमत को 1 पाई ना मिल सकी है। दस्तावेज़ में ये लिखा गया है बैनुल-अक़वामी इदारों से 70 अरब रुपये हासिल करने के लिए भी कोशिशें जारी हैं। खबर शामिल कर रहे हैं पेशावर से और आपको बताएं कि सैलाब से मुतासर अजला के लिए सूबाई हुकूमत को 125 अरब रुपये दरकार हैं। मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। आबिद हमीद हमारे साथ मौजूद हैं। जी आबिद, कहिएगा। जी बिल्कुल, एक तरफ तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शदीद माली बहरान का शिकार है, ख़जाना खाली और सूरत यह हाल है कि ये देखा जा रहा है, सोचा जा रहा है कि सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें कैसी दी जाएँ। दूसरी तरफ विफाक के साथ महाज़ाराई भी चल रही है और इधर जो सैलाब मुतासिरीन हैं उनकी इमदाद भी ताहाल नहीं की जा सकी। इस वक्त सूबाई हुकूमत को 125 अरब रुपए वो दरकार है सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए, जिसमें से 100 अरब रुपए जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी उनके लिए चाहिए, जबकि 25 अरब मुतासिरीन के लिए चाहिए जिनके घर मिसमार हुए हैं, घर तबाह हुए हैं या जुज़वी नुकसान पहुँचा या जाँ बहक या ज़ख्मी हुए हैं। इस वक्त सूबाई हुकूमत की तरफ से 25 अरब में से सिर्फ और सिर्फ 3.3 अरब 70 करोड़ रुपए ही जारी किए जा सके हैं PDMA को, जिसमें से PDMA ने 1 अरब 70 करोड़ रुपए मुतासिरीन में तकसीम किए हैं। बाकी 23 से 24 अरब या बाकी 22 से 23 अरब रुपए जो और इस वक्त चाहिए हैं PDMA को चाहिए हैं ताकि सैलाब मुतासिरीन को दिए जा सकें, वो ताहाल मौसूल नहीं हो सके। ना ये सूबाई हुकूमत के पास ख़जाने की इस वक्त ऐसी सूरत हाल है कि वो अब मज़ीद पैसे जारी कर सके। सूबाई हुकूमत इस वक्त जो है वो विफाक की तरफ देख रही है। विफाक की तरफ से जो है 10 अरब रुपए का ऐलान किया गया था इमदाद देने का, वो भी नहीं किया जा सका। इस तरह बिजली और बाकी बकायाजात की मद में जो पैसे 275 अरब रुपए बकाया हैं वो भी नहीं मिल सके। तो अब सूबाई हुकूमत ने जो है बैनुल-अक़वामी इदारों की तरफ देखना शुरू कर दिया है जिनसे कर्ज इमदाद लेने का सोचा जा रहा है, लेकिन इसमें भी तवील वक्त लग सकता है। सैलाब से जो है 3 अजला शदीद मुतासर हुए थे, जिसमें टांग, दियाई खान और स्वात शामिल हैं। सर्दियाँ वहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। बेशतर लोग जो हैं वो बगैर छत के हैं और वो इस इंतज़ार में हैं कि कब उनको इमदाद दी जाएगी। वो अपने घर तामीर करेंगे, छतें तामीर करेंगे और घरों को लौटेंगे। ठीक है आबिद हमीद, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। रोहड़ी के करीब मालगाड़ी की 5 बोगियां ट्रैक से उतर गई। इमदादी कार्रवाइयों के बाद ट्रैक को आमदरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया। रोहड़ी के करीब पीर मुराद शाह फाटक के मकाम पर पंजाब से कराची जाने वाली माल गाड़ियों की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे के इत्तला पर रेलवे की इमदादी टीमें जाए वक़ुआ पर पहुंच गईं। हादसे के बायस मुतासरा डाउन ट्रैक को मरम्मत के बाद बहाल कर दिया गया है। लाहौर के इलाके अली टाउन में ड्रोन तैयारा ऑरेंज लाइन के स्टेशन से टकरा गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन में बारूदी मवाद नहीं था। आपको बताएं कि ज़राए के मुताबिक ऑरेंज ट्रेन के स्टबलिंग यार्ड के खाली ट्रैक पर ड्रोन गिरा। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की जानिब से गिरने वाले ड्रोन को कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस, मास ट्रांजिट अथॉरिटी और कमिश्नर ऑफिस तहकीकात कर रहे हैं। ताहम अभी तक हतमी रिपोर्ट मुरतब नहीं की गई। ड्रोन में कैमरा भी नस्ब था। बराह रास्त आपको लिए चले, इस वक्त पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इमरान खान साहब के लिए भी, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के लिए भी, कि अगर कोई भी इल्ज़ाम लगे तो उसका जवाब हमारे पास होना चाहिए और जितने हम दूसरों को जवाब दे समझते हैं उससे ज़्यादा हम अपने आप को जवाब दे समझते हैं। तो सवाल उठाने में कोई मसला नहीं है और यकीनन ये सवालात होने चाहिए। और ये जो आपको मैं याद कराना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जब तक इमरान खान का
इमरजेंस नहीं हुई, इमरान खान उभरे नहीं पाकिस्तान की सियासत में, तो यहाँ पे तो करप्शन के ऊपर कोई मसला ही नहीं था। हमारे यहाँ तो ये कहा जाता था कि कोई नहीं खाता है तो लगाता भी तो है ना, ये एक नैरेटिव बन गया था पाकिस्तान के अंदर। तो लोगों को कोई मसला ही नहीं था कि अगर चलें जी कोई लगा रहा है तो खा रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये इमरान खान ने आके ये सवाल उठाया है। और पाकिस्तान में अगर आज करप्शन पाकिस्तान के अंदर एक अहम मौजू है और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो करप्शन को मुस्तरद करते हैं, तो वो इमरान खान की वजह से करते हैं। और इस बैकग्राउंड में इमरान खान हो, तहरीक इंसाफ का कोई भी और लीडर हो, हमें इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी सवाल उठे हमें उसका जवाब 100% जो है वो देना चाहिए। अब आइए मुद्दे की तरफ, इस मसले की तरफ। जब से इमरान खान की हुकूमत को एक साजिश के तहत निकाला गया, सिर्फ एक ही स्कैंडल जो है उसको बार बार शुरू से लेके अब तक जो है वो बार बार बयान किया जाता है। और वो स्कैंडल और वो बात ये है, वो सवाल ये है, जब इमरान खान 2018 में पहली बार सऊदी अरब तशरीफ़ लेके गए, वहाँ के जो हुकूमत है और बादशाह सलामत से जब मुलाकात हुई वहाँ पे, तो उन्होंने एक घड़ी तोहफे में दी। और वो घड़ी जो है उसकी क्या कीमत है, उसके क्या मामलात हैं, कैसे हैं, यही सारा तनाज़ा है जो अब तक चलता आ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपके सामने रखना ये चाहता हूँ कि जो तोहफे मिलते हैं उनका तरीक़ाकार क्या होता है। जैसे कोई भी वज़ीर आज़म या वज़ीर जब बाहर जाएगा तो वहाँ पे जो वो हुकूमत है, इन दिस केस स्पेसिफिकली मैं कर लेता हूँ कि जब हम सऊदी अरेबिया गए तो वहाँ के बादशाह सलामत ने जो भी तोहफ़े इमरान खान को दिए वो इमरान खान वसूल नहीं करते, वज़ीर आज़म वसूल नहीं करता। जो चीफ़ ऑफ प्रोटोकॉल होता है फ़ॉरेन ऑफिस का, वो तमाम तोहफ़े वसूल करता है उस मुल्क के चीफ़ ऑफ प्रोटोकॉल से। ये एक तरीक़ाकार है जिसके तहत जो प्रोटोकॉल्स आपस में तय हैं मुल्कों के, उसके मुताबिक। सो जब ये घड़ी मिली तो हमारे जो फ़ॉरेन ऑफिस के चीफ़ ऑफ प्रोटोकॉल हैं उन्होंने उसको रिसीव किया सऊदी हुकूमत से। उसके बाद जो चीफ़ ऑफ प्रोटोकॉल है वो रूल्स के मुताबिक जब पाकिस्तान ये सारे तोहफ़े पहुँचते हैं उनको हवाले कर देता है तोशाखाना डिपार्टमेंट के, जो कि कैबिनेट डिवीज़न के तहत काम करता है। वज़ीर आज़म का इस सारे मामले से वज़ीर आज़म ऑफिस का या वज़ीर आज़म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। चीफ़ ऑफ प्रोटोकॉल ने तोहफ़े रिसीव किए, वो पाकिस्तान लेके आए, उन्होंने वो तोहफ़े जो हैं वो कैबिनेट डिवीज़न के जो तोशाखाना का डिपार्टमेंट है उसके हवाले कर दिए। अब कैबिनेट डिवीज़न उसकी रसीद जारी करती है, वो रसीद जो है वो वापस जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है उसमें जमा हो जाती है। उसके बाद कैबिनेट डिवीज़न के तहत रूल्स के मुताबिक उन तोहफ़ों की एवेल्यूएशन की जाती है कि इस तोहफ़े की क्या कीमत है। उसके लिए एक बोर्ड बनता है, उसके अंदर जो है वो एक डिटेल्ड तरीक़ाकार तय है कि तोशा खाने का जो कीमत है वो कैसे तय होगी। सो ये कैबिनेट डिवीज़न के तहत है, वो इसकी एवेल्यूएशन करते हैं। और एवेल्यूएशन करने के बाद जो मुतल्लिका, इस केस में फॉर एग्ज़ाम्पल वज़ीर आज़म को तोहफ़ा मिला था तो वो वज़ीर आज़म ऑफिस को ये लिख के भेजते हैं कि आपको फ़लाने मुल्क से जो तोहफ़ा मिला था उसकी हमने एवेल्यूएशन की है, उसकी ये कीमत है। अब जब 2018 में हम जब पीटीआई ने हुकूमत संभाली थी उस वक़्त ये था कि रूल्स थे वो ये थे कि अगर मुझे तोहफ़ा मिला है तो मैं 20% उस तोहफ़े की कीमत जो एवेल्यूएशन में आई है वो अदा करके वो तोहफ़ा अपने पास रिटेन कर सकता। ये कानून था जो पीटीआई ने नहीं बनाया हुआ, ये पहले बना हुआ था। हमने आके बाद में इस कानून को तब्दील किया और हमने इस कानून को 20% से बढ़ा के 50% पे ले गए। हमने कहा नहीं 20% बहुत थोड़ा है, 50% जो है आप कीमत दे दें और उसके ऊपर ले लें। और आज तक इसी कानून के ऊपर तमाम वज़राए आज़म ने,
और हमारे सरकारी ऑफिसर्स ने, हमारे जितने भी लोग हैं, उन्होंने जो तोहफे बाहर से मिले हैं वो 20% कीमत दे के अपने पास रिटेन किए हैं। अब आके हमने इसको कानून को तब्दील किया है और इसको हमने 50% जो है वो कर दिया है। अगर इसको आपने 100% करना है तो वो जाहिर है कि उसके लिए कानून में तब्दीली चाहिए, वो कानून जो है वो उसको कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो घड़ी है इसकी एवेल्यूएशन जो की कैबिनेट डिवीजन ने, उन्होंने इसको एवेल्यूएट किया 10 करोड़ रुपए के करीब, लगभग 10 करोड़ समथिंग कुछ था, या 9 करोड़ 87 लाख या समथिंग, बट 10 करोड़ के करीब उसको राउंड फिगर में कर देता हूँ। उसके 10 करोड़ की प्राइस जो है वो इसकी, इस घड़ी की और इस सेट की जो है वो एवेल्यूएटर ने मुकर्रर की और रूल्स के मुताबिक 20% इसका अदा करके ये जो तोहफा था ये इमरान खान साहब की ज़ाती मलकियत में चला गया। उसके बाद ये जो तोहफा था इसको मार्केट में खान साहब ने बेच दिया। जो ये बिका 5 करोड़ 70 लाख रुपए का, 5 करोड़ 70 लाख रुपए का पाकिस्तानी मार्केट में ये बिका और उसके मुताबिक इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स भी अदा किया गया। ये खान साहब के जो गोशवारे हैं उनमें भी जो है इसको जाहिर किया गया और इलेक्शन कमीशन में भी इसको डिक्लेयर किया गया। ये है इस कहानी की सारी रवादात। अब रात को जो इन्होंने जियो वालों ने शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में जिस तरीके से उमर ज़हूर नाम के एक आदमी को पेश किया और उसे कहा कि ये इस घड़ी का बायर है। उमर ज़हूर नाम के किसी शख्स को ये घड़ी नहीं बेची गई, ना ही ये घड़ी कभी जो है वो फरा गुजर जो हैं उनके जो है वो हवाले की गई बेचने के लिए, और ना ही ज़ाहिर है इसका उनसे कोई ताल्लुक़ है। और अब रात को मैं सुन रहा था जो एहसन सलीम गुजर हैं, जो खामंद हैं इनके फरा बीबी के, उन्होंने रात को ये वाज़े तौर के ऊपर कहा है कि वो इस शख्स से कभी नहीं मिली, उमर ज़हूर से। उमर ज़हूर कौन है? नॉर्वे में ये फैमिली रहती थी, 4 भाई हैं, 4 में से 3 भाई जो हैं वो नॉर्वे में जेल में क्रिमिनल केसेस में। ख़ुद उमर ज़हूर के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उमर ज़हूर नॉर्वे को छोड़ के वो दुबई में आकर रहने लगा और दुबई में भी इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो नोटोरियस है। बाद में वो पाकिस्तान आए। पाकिस्तान में एक मॉडल सोफिया मिर्ज़ा से उमर ज़हूर ने शादी की। सोफिया मिर्ज़ा और उमर ज़हूर का जो केस है वो इस वक्त अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको तमाम तफसीलात मिल जाएंगी। मैं उसमें जाना नहीं चाहता, एक निजी मामला है। और बहरहाल ये सिर्फ मैं आपको बता दूं कि जो उमर ज़हूर रात को कह रहे हैं कि उन्होंने $2 मिलियन जो है वो इसके अदा कर दिए घड़ी के, सिर्फ एक छोटी सी IDFC में कॉर्नर शॉप है, जो भी जुल्फ़ी जो है मेरा ख्याल उस पर ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे एवेल्यूएशन के ऊपर। उन्होंने पहले तो ये आप देखिए कि ये जो तोहफे हैं ये 2018 के में जो है वो ख़रीद किए गए। इसकी एवेल्यूएशन जो है वो IDFC की एक कॉर्नर शॉप के ऊपर से इन्होंने कराई और उस कॉर्नर शॉप के ऊपर कहने के ऊपर इसको कहा कि ये $2 मिलियन में जो है वो मैं ख़रीद रहा हूँ और $2 मिलियन अदा कर दिए। हालांकि यहाँ पे उन्होंने अपनी बेगम को 10 लाख रुपए महीना अपने दोनों बेटियों के लिए देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं 10 लाख रुपया महीना जो है वो अफोर्ड कर सकूं। लेकिन बहरहाल उमर ज़हूर की जो अपनी हिस्ट्री है वो बहुत शेडी है। यहाँ से भी जाली कागज़ात के ज़रिए वो अपने बच्चों को दुबई लेके गए और शहज़ाद अकबर से जो उन्होंने कहा कि मुझे शहज़ाद अकबर ने फ़ोन किया है। अगर आप हिस्ट्री देखें तो शहज़ाद अकबर से उमर ज़हूर की एक तवील मुखासमत रही है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इंटीरियर डिपार्टमेंट है वो इसको जो है उमर ज़हूर को पाकिस्तान में बुलाना चाह रहे थे। वहाँ पे वो समन्स भेजते थे लेकिन वो यहाँ पे नहीं आए। इंटरेस्टिंगली जो ही हुकूमत बदली, एक तो शहज़ाद अकबर के ख़िलाफ़ और फिर
रिजवान हमारे जो FIA के डायरेक्टर थे उनके ख़िलाफ़ एक FIR कट गई कोसार थाने में, और उसके बाद ECL से भी हटाया गया। जो ही शहजाद अकबर और रिजवान शहीद के ख़िलाफ़ उनके ख़िलाफ़ एक FIR कटी, उसके फ़ौरन बाद जो उमर ज़हूर है उसका नाम ECL से हटाया गया। ECL से हटाने के बाद 1 महीने के अंदर उसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा कि ये $2 मिलियन जो हैं वो मैंने अदा किए हैं। अब इन तमाम हालात के पेश नज़र हमने ये फ़ैसला किया है, हम उमर ज़हूर के ख़िलाफ़ दुबई में कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर रहे हैं और जंग ग्रुप के ख़िलाफ़ हम लंदन में कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर रहे हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को, हमें तो पाकिस्तान में कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन जिस तरह रात को CNN पे भी आपने सुना अरशद शरीफ की वालिदा और उनकी बेगम जो हैं, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से हमें इंसाफ की उम्मीद ही नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को भी लंदन में जाके केस करने पड़ते हैं और यहाँ पे करना पड़ते हैं, तो हमारा एतमाद का जो लेवल है यहाँ के अदालती निज़ाम के ऊपर वो क्या रह गया है। 4 दिन तकरीबन 1 हफ़्ते से हमारे सेनेटर्स जो हैं वो बेचारे सड़कों के ऊपर हैं और चीफ जस्टिस साहब से कह रहे हैं कि जनाब मेहरबानी करिए, अरशद शरीफ की जो शहादत हुई है, आज़म सवाती के साथ जो ज़्यादती हुई है और इमरान खान के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ है उसके ऊपर नोटिस ही ले लीजिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि बहरहाल यहाँ पे जो हालात हैं वो आपके सामने ही हैं और ये अफसोस